जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोगों को मैं आपके मन में जितना भी मैं कह रहा हूँ 100% बैंक का जो कोर्ट केस होता है या फिर कोई आर्बिट्रेशन या फिर ऐसा कोई भी केस जिससे तुम डरे रहते हो ना कि बैंक कहीं किसी और स्टेट में केस तो फाइल नहीं कर देगा या फिर मेरे ऊपर अगर केस फाइल हो गया तो मैं क्या करूँगा, मेरी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, मैं तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ या फिर मेरी अभी गवर्नमेंट जॉब चल रही है एक्चुअली में, आगे चल के कोई प्राइवेट जॉब मुझे कुछ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे पासपोर्ट तो कहीं जब्त नहीं हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे आप लोगों के सवाल रहते हैं। और एक जो सबसे मेन सवाल है कि कितनी ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने के बाद मेरे ऊपर बैंक केस कर सकता है। जी हाँ, इसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा सवाल रहता है कि सर मेरी 3 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो चुकी है, मेरी 6 हो चुकी हैं, बैंक मेरे ऊपर केस कब करेगा? ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल है। एक्चुअली में हुआ क्या कि कम से कम मान के चले तो मुझे मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने, ठीक है, कम से कम मान के चले तो 5 से 6 सब्सक्राइबर्स ने कल उनको समन रिसीव हुआ होगा कल परसों, तो उन लोगों ने मुझे उसकी फ़ोटो भेजी और उनके यही कॉमन सवाल थे कि सर मेरा तो अभी 6 महीने लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है, मेरा तो अभी 3 ही महीने हुआ है। कुछ कह रहे थे सर मेरा 2 साल हो गया है लोन को डिफ़ॉल्ट करे और अब मेरे ऊपर ये केस हुआ है। तो एक सवाल उन लोगों में कॉमन था कि सर क्या एक्चुअली में डेट होती है जिसमें हमारे ऊपर केस होगा 100%? तो आज इसी का जवाब देंगे। सबसे पहले तो एक चीज़ आप लोग जान लो कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कोर्ट केस से तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माना आपने कोई लोन डिफ़ॉल्ट करा है, आपका कोई पर्सनल लोन, कोई क्रेडिट कार्ड, ऐसा कोई भी लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है एक्चुअली में, ठीक है? आपने कोई जुर्म नहीं करा पहली बात तो, ठीक है? आपके पास पैसे नहीं थे, आप पैसे पे नहीं कर पा रहे हो, बस वहाँ पर बात खत्म हुई। जब शुरुआत में आपको लोन मिला था तब आपने एक एग्रीमेंट करा था बैंक के साथ, वो एक कॉन्ट्रैक्ट था एक तरीके का कि हाँ, आपको इतने पैसे दिए जा रहे हैं बैंक के द्वारा और आपसे बैंक इस दिन पे इतने-इतने पैसे लेगा, ठीक है? और इस दिन को जब फुल पेमेंट हो जाएगी तब ये लोन समाप्त हो जाएगा। बस ऐसा करके एक एग्रीमेंट था, एक कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है? अब हुआ क्या? अब मान लेते हैं कि आप टाइम टू टाइम पहले पेमेंट कर रहे थे, आप 6 किस्तें दी होंगी, 10 दी होंगी, कई लोगों ने 50% भर दिया हो, कई लोगों की 1-2 किस्त बची होगी, है नहीं? आपने उतना पैसा भरा, अब आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ठीक है? तो ये बैंक और आपके बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट ही है और कुछ नहीं है, ठीक है? ना तो इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना तो इसके अंदर कोई कानूनी प्रक्रिया बैंक आपके ऊपर ख़ास कुछ कर सकता है, ठीक है? आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती पहली बात तो, ठीक है? किसी भी थाने की पुलिस इस देश के अंदर जितने भी स्टेट है, ठीक है? उसमें से किसी भी थाने के अंदर आपके ऊपर ना कोई एफआईआर ना किसी तरीके की कोई कंप्लेंट रजिस्टर हो सकती है। कई ये लोग धमकी देते हैं ना आपको कि आपके खिलाफ तो मैं जा रहा हूँ, एफआईआर करवा दूँगा, ये करवा दूँगा, फलाना-ढिमकाना, कंप्लेंट हो जाएगी पुलिस में, आपके घर पे पीसीआर आ जाएगी, फलाना-ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। आपको मैं यहाँ तक एक वो भी बताऊँगा इंसिडेंट, हाल ही में क्या हुआ था मध्य प्रदेश में, ठीक है? एक गाँव है, गाँव का नाम मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं। वहाँ पर क्या होता है, गाँव में आप लोगों को सिस्टम पता ही है कि वहाँ पर थोड़ा ले दे के, तो उसमें एक बैंक मैनेजर, ठीक है? एक बैंक मैनेजर अपने साथ 2 कांस्टेबल लेके एक आदमी के घर पे पहुंच गया था, ठीक है? उस पे बोला कि भाई साहब आपको ये लोग अरेस्ट करके ले जाएंगे अगर आपने पैसे वगैरह पे नहीं करे या फिर ऐसी सारी चीज़ें होंगी। तो उस व्यक्ति ने क्या करा, उनकी वीडियो बना ली छुपके से, ठीक है? बता के बनाता तो वो लोग फ़ोन वगैरह छीन लेते शायद, आई गेस, क्योंकि पुलिस वाले और रौब दिखाएंगे अपना, है नहीं? तो इन्होंने छुप के क्या करा, उसकी वीडियो बना ली एक्चुअली में। अब जब वीडियो बना ली, बाद में वो वीडियो वायरल हुई, उसकी कंप्लेंट करी गई, तो वो जो दोनों के दोनों कांस्टेबल थे, उनकी जो वर्दी है वो खूंटे पे टंग गई, मतलब वो दोनों सस्पेंड हो गए। ओके, और काफ़ी दिनों से सस्पेंड ही होके रखे हुए, समझे? तो इसीलिए कोई भी पुलिस वाला और कोई भी ऑफिसर, ठीक है, अपनी नौकरी इस छोटे-मोटे लोन के चक्कर में बर्बाद नहीं करना चाहता और ना तो उनके पास कोई लीगल राइट्स हैं। और दूसरी बात, ना कोई एडवोकेट आपके घर आ सकता है, ना आपको कॉल कर सकता है, ना कोई पुलिस वाला, ना कोई एडवोकेट। अगर उनको भेजना होगा तो आपको नोटिसेस भेजे जाएंगे, ठीक है? हाँ, लेकिन ये बात भी सच्चाई है, इसमें भी एक तरीके की सच्चाई है कि हाँ, बैंक केस फाइल कर सकता है, लेकिन वो कोई बड़ा केस नहीं है। वो ऐसा कोई केस नहीं है जो आपके ऊपर भाई साहब ऐसा कोई केस होगा कि आज केस फाइल हुआ, कल आपके लिए अरेस्ट वारंट इशू हो जाएगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन 25 का केस फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 25 क्या होता है, ईसीएस बाउंस होता है, ठीक है? या फिर सेक्शन 138 का केस फाइल कर सकते हैं। अब सेक्शन 138 क्या है, अपना चेक बाउंस है, ठीक है? अगर आपने चेक दे रखा हो तो चेक बाउंस का केस फाइल कर सकते हैं। और एक तीसरा इन लोगों ने झुंझुना, इसको झुंझुना नहीं कहूँगा मैं एक्चुअली में, ठीक है? क्योंकि इसका कोई सर पैर है नहीं एक्चुअली में, इसका
कोई भी सर पैर नहीं है, बस बैंक ऐसे मजे में फाइल कर रहा है फिलहाल में। और हो सकता है कि आगे चल के, ये अभी अभी स्टार्ट हुआ और आगे चल के ये बंद भी हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि इस पे एक्चुअली में कुछ हो नहीं रहा है, खाली बंदों का टाइम बर्बाद हो रहा है, कोर्ट का टाइम बर्बाद हो रहा है, बैंक का टाइम बर्बाद हो रहा है। बैंक मजे के लिए फाइल कर देता है क्योंकि उसको ऑप्शन नहीं है उसके पास ज़्यादा। ये होता है फॉर्जरी, जो कि आप लोगों को पता होगा 318 और 316, जो कि पहले का 420 था, ठीक है। उसके तहत भी केस फाइल कर दिया जाता है। अब ये मैक्सिमम जो केस फाइल करे जाते हैं, ये आपके घर से फाइल करे जाते हैं कम से कम 1000 किलोमीटर दूर, समझे। क्यों फाइल करे जाते हैं 1000 किलोमीटर दूर? करने को तो आपके स्टेट में फाइल कर सकते हैं, वहां पर आपके लिए आसानी भी रहेगी। यही लोग ये नहीं चाहते, समझे। उनको पता है कि ये बेलेबल ऑफेंस है, इसके अंदर कुछ नहीं होगा, सेम डे आप जाओगे, बेल करवाओगे, खत्म कहानी। केस का क्या है, केस चलता रहेगा। मैं आपको अपने एक क्लाइंट का एक एग्जांपल देता हूँ, उसके ऊपर लॉकडाउन लगने से पहले 2019 में केस हुआ था। आज 2025 हो चुका चेक बाउंस का, अभी तक चेक पे वेरिफिकेशन भी नहीं हुई है। जो सिग्नेचर वेरिफिकेशन होती है ना, अभी तक वो भी नहीं हुई है। क्यों होगा भाई? कोर्ट के पास और भी काम है यार। कोर्ट के कहीं मर्डर केस चल रहा है, कहीं रेप का केस चल रहा है, कहीं चोरी हो गई है, कहीं डकैती हो गई है, कोई भाई किसी को लूट के भाग गया है, ऐसी ऐसी चीज़ें है, समझ रहे हो। अब उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके सिंपल जो लोन्स के मैटर है वो देखे। वहां पर भी जाके सेटलमेंट होती है बाकायदा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो बड़े बड़े लोन्स है ना, आपके लोन तो बहुत छोटे होंगे, वहां तो 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ से नीचे बात ही नहीं होती। वहां पर वैसे लोन भी मात्र मात्र 10 से 20% के अंदर सेटल हो जाते हैं। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। तो इसीलिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं। अभी मैं आप लोगों को कुछ ये भी दिखाऊंगा, सामान वगैरह। मेरे कुछ क्लाइंट वगैरह को आए थे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक मिनट। अभी कल से और आज के बीच में बता रहा हूँ, ठीक है। 5-6 सामान आए हैं लमसम। ये सारे, कोई कलकत्ता में लगा हुआ है, कोई इधर उधर लगा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अभी ये सारे सामान, कोई प्री कॉग्निजेंस का, कोई केस का, सीधे सीधा, ठीक है। अब आप लोग डरते हो, आप सोचो इन लोगों का कैसा होगा, लेकिन इन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सही एडवाइस जो बंदा ले लेता है उसको डरने की जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअली में। अब मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, कहाँ गया। इसमें थोड़ा वो रहेगा, फ़ोन थोड़ा पुराना वाला रख रखा मैंने फ़ोटोज़ के लिए। एक तो भाई ये हो गया, आप लोग देख लो, कलकत्ता में केस लगा हुआ है, ठीक है। ओके, अभी आ जाते हैं भाई और पे। एक ये अपना भाई, ये गौतम बुद्ध नगर पे लगा हुआ है, देख लो, ठीक है। ये कल से आज के बीच की बता रहा हूँ। ये भाई अपना फिर कलकत्ता में एक लगा हुआ है, ठीक है। अभी ये भी कलकत्ता में लगा हुआ है। ये फॉर्जरी वाला है, ठीक है। वो सब अभी सेक्शन 25 के थे, फॉर्जरी वाला था। ये एक और अपना आ गया भाई फॉर्जरी का, ठीक है। अच्छे थे। ये एक आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग लगती है उसका केस है, ठीक है। ये हमारे एक अहमदाबाद का है, ओके। अब एक चीज़ समझनी चाहिए कि इन लोगों के लिए ये समन तो इशू करवा दिए गए, ठीक है। कोर्ट से इनका समन भी इशू हो चुका है, इनके खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। अब इसमें ना एक कॉमन पीरियड है। एक क्या कॉमन पीरियड मैं बता देता हूँ। कोई किसी का भी कुल मिला के सिर्फ चौथा महीना चल रहा होगा, किसी का 12 महीने हो चुका होगा, और किसी का 2 साल पूरा हो चुका है। और ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ जो कि 5-5 साल से बैठे हुए हैं, जिन्होंने लोन का पैसा नहीं दिया है, बट उनके ऊपर कोई भी केस नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है? और केस करने की क्या टाइमिंग रहती है, कितनी ईएमआई के बाद, लोन डिफॉल्ट के कितनी ईएमआई के बाद आपके ऊपर एक्चुअली में केस हो सकता है? तो आंसर है मेरे भाई, जब लॉट बनेगा। अब ये लॉट क्या होता है? जैसे मान लो आपको कोई काम दिया गया है, मैं आपका बॉस हूँ, मैंने आपको एक काम दिया है, ठीक है। आपने बोला कि भाई साहब अभी तो एक फाइल बनानी है, 10 फाइल आ जाएंगी, तब मैं जाके उस फाइल्स को बनाऊंगा, क्योंकि उससे काम आसान रहता है। उससे मान लेते हैं आपको एक जगह पे जाना है, मैं कह देता हूँ दिल्ली से मुंबई जाना है आपको। अब तुम एक एक बार तो जाओगे नहीं, 10 बार तो जाओगे नहीं, है नहीं, तुम 10 फाइलें बनाओगे और एक बार जाओगे। तो वैसे ही जब इनको कलकत्ता में 20 लोगों के खिलाफ केस फाइल करना होगा, तो जब 20 लोगों का लॉट बन जाएगा ना, तभी आपके ऊपर केस फाइल होगा। अब वो 20 लोगों का लॉट पता लगे अभी बने या फिर 6 महीने बाद बने, या हो सकता है 1 साल बाद बने, या हो सकता है 2 साल बाद बने, या फिर हो सकता है मेरे भाई बने ही ना। जी हाँ, ये होता है एक्चुअली में। और वैसे भी मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो केसेस फाइल होते हैं वो 95% लोन के ऊपर कभी भी कोई भी सिंगल केस फाइल होता ही नहीं है। ये जो मैं अभी 5-6 मैंने तुम्हें दिखाया है ना, इनके एक लोन के ऊपर केस हुआ है, बट इनके ऊपर कम से कम 10 बैंकों के लोन चल रहे हैं हर एक के ऊपर। जी हाँ, कम से कम 10 बैंकों के लोन चल रहे होंगे उनके ऊपर, और क्रेडिट कार्ड भी होंगे प्लस, और एनबीएफसी के लोन भी होंगे।
बट उनमें से किसी एक ने करा है, ये सच्चाई बात है। उनमें से किसी एक ने केस करा है। अब इस केस को भी करके क्या कर लिया इन्होंने, कोई टाइम लिमिट तो होती नहीं है कि भाई साहब 3 साल से पहले पहले कर सकते हैं आपके ऊपर अगर केस करेंगे, 3 साल के बाद नहीं कर सकते, क्योंकि 3 साल के बाद क्या होता है ना, जैसे मान लो आपने 2022 में लोन डिफॉल्ट करा और 25 तक इन्होंने कोई केस फाइल नहीं करा, तो मेरे भाई अब आप बैंक आगे चल के कोई केस फाइल भी नहीं कर सकती है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट लग जाता है और उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होती। फिर बैंक को आप अगर 1 रुपया भी नहीं दोगे तो भी चलेगा, वो बैंक आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती है। और बैंक जब मैं बोल रहा हूँ तो इसके अंदर एनबीएफसी भी जोड़ लो, ठीक है, बार बार ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है मेरे को। अब ये 5-6 समन मैंने दिखाए, इसके अंदर मैक्सिमम क्या होगा, इनके साथ क्या हो जाएगा। अब इनको, तुम्हें क्या लगता है रिकवरी वाले इनको फ़ोन करके नहीं डराते होंगे कि भाई साहब ये आपके खिलाफ ये दर्ज हो गया है, अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बोलते हैं, बट ये लोग डरेंगे नहीं। क्यों, इन्हें पता है कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। ये लोग नहीं जा सकते कि मुंबई का बंदा है, कोई कोई बंदा दिल्ली का है, कोई बंदा भाई उड़ीसा का है, वो कलकत्ता तो जाएगा नहीं। मैक्सिमम इसमें कलकत्ता के थे, एक भाई साहब अपना वहाँ का था, क्या कहते हैं, चेन्नई का, और एक था हाँ अहमदाबाद का, ठीक है। तो अब वहाँ तो मैक्सिमम जाएंगे नहीं ये लोग, तो इनको जाने की ज़रूरत है भी नहीं एक्चुअली में। जी हाँ, ये लोग अपने लॉयर को भेज सकते हैं वहाँ पर। अब तुम लोग बोलोगे कि लॉयर भाई साहब कहाँ ढूंढे, हम लोग तो, मैं तो मुंबई में रहता हूँ, मैं कलकत्ता लॉयर कहाँ से ढूंढूंगा। तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, अगर हमसे ना करो तो इंटरनेट पे कोई ना कोई मिल जाएगा भाई जिस पर तुम्हें ट्रस्ट, वो तुम्हारे बिहाफ पे वहाँ पर जाके वकालतनामा फाइल करके वहाँ पर आपके बिहाफ पे खड़ा हो जाएगा डेट पे। यहाँ पर बाकायदा समन में लिखा रहता है कि आप आ सकते हो, वरना आपका कोई प्लीडर आ सकता है, मतलब आपका लॉयर हो, आपका कोई भी बंदा हो, वो जा सकता है वहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे। आपको रिप्रेजेंट कर सकता है वहाँ पर जाके कि देखिए मैंने ऐसे ऐसे लोन ले रखा है। अब एक बात बताओ, सेक्शन 25 का केस फाइल कर दिया या फिर अपने चेक बाउंस का केस फाइल कर दिया, तो फाइल ही तो करा है, केस चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ एक बार कभी जाने की जरूरत पड़ सकती है जिस दिन आपको बेल लेनी हो। पहली बात तो बेल लेने में भी बहुत अच्छा खासा टाइम मिलता है, कम से कम 2-3 डेट के बाद तुम बेल ले सकते हो, उससे पहले कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, एक गलती तुम लोगों को कभी नहीं करनी है, ये चीज़ मैं पहले भी बोलूँगा और अभी भी बोलता हूँ। ये जो समन्स आपको दिख रहा है ना, इसमें कई लोग क्या गलती करते हैं, इसको इग्नोर भी कर देते हैं। आपको इग्नोर नहीं करना, और खास करके जो फॉर्जरी का नोटिस तुम्हें आ रहा है मेरे भाई, फॉर्जरी क्या है, 316, 318, इसका अगर समन तुम्हें आ रहा है और उसमें ये धाराएं लिखी हुई हैं, इसको भूल कर भी दिमाग में डाल लो, कभी भी भूल कर भी इग्नोर नहीं करना। अगर तुम इसे इग्नोर करते हो तो मैं फिर बता रहा हूँ कि देखो, नॉर्मल केसेस में क्या होता है, केस फाइल होता है, आगे केस चलने लगता है, ठीक है, तब जो उसमें 2-3 डेट के बाद ही कम से कम वारंट वगैरह इशू होता है। लेकिन इसका तुमने एक समन भी इग्नोर करा तो तुम्हारे खिलाफ वारंट इशू करना 100% पक्का है। क्यों पक्का है, क्योंकि मेरे भाई धारा ही ऐसी है, समझे। अब सेक्शन 25 में तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तुम्हें अरेस्ट क्यों करेगी पुलिस, है नहीं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कोर्ट का ऑर्डर अगर आप वहाँ पर जाते नहीं हो, आपको नहीं जाने की जरूरत है। वैसे अगर आप नहीं जा पा रहे, आप अपने एडवोकेट को भेज सकते हो, ठीक है। अगर आपका एडवोकेट भी नहीं जाता और कोई भी जाके वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो रहा, आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा, तो मेरे भाई फिर तो अरेस्ट वारंट इशू होगा ही होगा, क्योंकि उसके अलावा दूसरा कोई चांस नहीं रहता, समझे, दूसरा कोई भी चांस नहीं रहता। ऐसे ही मेरे एक क्या कहता हूँ, मैं झूठ नहीं कर रहा, ऐसा ही मेरा एक शायद कलकत्ता का बंदा था, वेस्ट बंगाल का, उसका वारंट अगर मिले तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक मिनट रुको। उसके साथ क्या हुआ था ना, उसने, मैंने बताया कि भाई साहब ऐसा ऐसा है, इसके अंदर हमें जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, वो वेस्ट बंगाल में रहता है, वहाँ से 2 घंटे दूर ही जो कोर्ट है ना, वहाँ से सिर्फ 2 घंटे दूर रहता है। बट उसको किसी ने पढ़ा दिया है कि यार इसमें तो कुछ होता नहीं है, इसमें तो ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं, समझे। अब उसने इग्नोर कर दिया तो कुछ दिन बाद जब कोई होम गार्ड आया घर पे, जब उसने बोला तब वो दौड़ा उस दिन बेल के लिए। वो तो अरेस्ट कर लेते, उसे हम लोगों ने समझा दिया क्या क्या चीज़ें, थोड़ा खिलाना पड़ा, समझे, तब जाके कुछ हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, रुकिए ज़रा 1 मिनट, इसका वारंट दिखा देता हूँ, वारंट कैसे आता है घर पे। और ये नॉन बेलेबल रहता है पहली बात तो, ठीक है। इस पर क्या होगा, कोर्ट से अगर बेल होगा तो ही होगा, ये बेलेबल वाला नहीं होता। बेलेबल तो आपको रिसीव करवा दिया जाएगा, अरेस्ट नहीं होता उसमें, बट ये नॉन बेलेबल होगा। नॉन बेलेबल होगा तो फिर आप जानो, आपको पता ही होगा क्या चीज़ है क्या नहीं, समझे। मैं 1 मिनट दिखाता हूँ आपको, इसके वारंट की फ़ोटो इसने भेजी थी ना उस दिन, तो मैं बता रहा हूँ आपको। कहाँ गया, दूसरों की गलती से समझी जाती हैं चीज़ें, समझ रहे हो, क्योंकि आपको जब तक दूसरे की गलती दिखेगी नहीं, आप एक ग्रुप में नहीं होगे, आप एक चीज़ में नहीं होगे समझदार में, तो आपको दिखेगी नहीं सारी चीज़ें। अब मैं बता देता हूँ क्या था, 1 मिनट रुकिए। कहाँ गया, हाँ ये है। अब मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, थोड़ा वैसा आएगा, थोड़ा ध्यान से देखना ज़रा, ठीक है। ये देखो, ये शायद वैसे आ रहा होगा अलग से, वारंट ऑफ अरेस्ट है,
नीचे ये देख लो, धाराएं भी दिखा देता हूँ कौन कौन सी लगी है यहाँ पर। उसी सेम डे जिस दिन डेट इग्नोर करी थी उसी दिन इशू हो गया था भाई मेरे, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, आपको ये इग्नोर नहीं करना। और ये क्या सेक्शन 25 वगैरह किसी का भी समन इग्नोर नहीं करना। इग्नोर करोगे तो फिर भाई तुम अपने लिए खुद जिम्मेदार हो, सीधी बात है। आपको खाली इग्नोर नहीं करना, और हाँ वेट नहीं करना। तुम लोग कई बार वेट करते हो ना कि यार अभी 3 महीने हो गए, शायद 2-3 महीने बाद केस होगा। तुम लोग मेरे भाई वेट करोगे ना, तो अगर नहीं भी केस करना होगा तो भी तुम्हारा दिमाग इतना पागल हो जाएगा। केस में तो कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। केस में इस बंदे ने भी बाद में जाके बेल ही ली थी, वारंट इशू होने के बाद, अरेस्ट वगैरह नहीं हुआ था, ठीक है, हम लोगों ने रोक लिया था कलेक्टर से। और ये जो 5-6 समन दिखाया है इसके अंदर भी कुछ नहीं होने वाला। बट जो तुम अपना दिमाग खराब करते हो ना 6-7-5 महीने कम से कम सोच सोच के कि वारंट कब आएगा, वारंट कब आएगा, समन कब इशू होगा, तो उसमें ज़्यादा दिमाग खराब होता है। तो वो दिमाग मत खराब करो, प्रोसेस से चलो। प्रोसेस से चलोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो यही था वीडियो का मेथड, यही था तुम लोगों को बताना कि भाई साहब कब क्या हो सकता है, कब क्या चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने तुम्हें दिखाई हैं। और वैसे क्लियर नहीं आया होगा कि पुराने फ़ोन में मैं दिखा रहा हूँ, उस वाले से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अपने वाले से। तो ज़्यादा कुछ रहेगा तो मैं तुम्हें हार्ड कॉपी भी दिखाऊंगा, प्रिंट आउट निकाल के, ठीक है। क्योंकि ये लोग फोटोज़ वगैरह मेरे पास भेजते हैं, हर कोई आ नहीं पाता यहाँ पर ना। कोई वेस्ट बंगाल में हमारा क्लाइंट रहता है, कोई भाई साहब वहाँ पर रहता है गुजरात में, कोई मुंबई में रह रहा है, वो यहाँ तो दिख नहीं पाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ज़्यादा कुछ रहेगा तो मैं तुम्हें हार्ड कॉपी भी दिखाऊंगा कैसे है कैसे नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या नॉलेजेबल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो आप, ठीक है। व्हाट्सअप के माध्यम से जुड़ सकते हो। देखो कॉल्स बहुत ज़्यादा हमें आती है, इसलिए हम लोग कॉल्स वगैरह अटेंड नहीं कर पाते। हमें ये नंबर वैसे बंद रखना पड़ता है नॉर्मल कॉल के लिए। आप हमें व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट करोगे, हमसे जुड़ोगे तो हम उसके बाद आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।